हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 10th की ज्योग्राफी का संसाधन और विकास का जो है अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, यानी कि पार्ट 4। और पिछले वीडियोस में हमने देखा था संसाधन क्या होते हैं, किस प्रकार संसाधनों से विकास होता है। ठीक है, संसाधनों के प्रकार को देखा था, विकास के स्तर के आधार पर देखा था विकास। ठीक है, और जो है हमने रियो डी जेनेरो यानी कि पृथ्वी सम्मेलन की बात की थी, एजेंडा 21 की बात की थी, और संसाधन के नियोजन के बारे में बात की थी। और जो हमने पिछले पार्ट में जो है हमने भू संसाधन के बारे में बात की थी, भारत के रेफरेंस में जो है भू उपयोग यानी कि भूमि उपयोग के प्रारूप के बारे में बात किया था। और आज हम पूरा डिटेल वे में स्टडी करेंगे मृदा संसाधन। ठीक है, और मृदा का वर्गीकरण यानी कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं ये भी आप सुन लीजिए कि जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है, पानी अधिक ग्रहण करने की क्षमता किस मिट्टी के अंदर होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग गाइस बोलते हो ना कि मैम आप किताब से बाहर का कुछ नहीं बताती। आप ये सोचो कि एनसीईआरटी में जो है किताब के बाहर का अगर कुछ मुझे जेन्युइन लगता है तो मैं बताती हूँ, लेकिन एनसीईआरटी अपने आप में ही पूर्ण रूप है। ठीक है, आप एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ोगे ना आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना हम मृदा संसाधन के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मृदा होती क्या है। देखिए, आप सभी को छोटी मोटी चीज़ें पता ही होंगी कि मिट्टी क्या होती है, लेकिन एज अ जोग्राफिकल टर्म में हम थोड़ा सा मृदा को समझने का प्रयास करते हैं। तो मृदा जो होती है ना वो पृथ्वी के ऊपर, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे ध्यान रखेंगे, मोटे, मध्यम और जो है बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। तो क्या होता है ना कि ऊपरी सतह से मिट्टी हटाने पर आप क्या पाएंगे उसमें कि चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ी गहराई पर चट्टान मिल जाती है। और मृदा का अध्ययन जिस विज्ञान के तहत किया जाता है उसे कहते हैं पीडोलॉजी। ये भी आता है एग्जाम में कि पीडोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो मृदा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पीडोलॉजी के अंतर्गत ना हम मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताएं, ठीक है, धरातल पर उसका वितरण कैसे कैसे है, अभी हम मैप के थ्रू भी ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी मृदा किस किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो अध्ययन होता है ना ये मृदा विज्ञान के ही अंतर्गत यानी कि पीडोलॉजी के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, देखिए अब बुक में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। देखिए, मिट्टी या फिर जो है मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो ये किस लिए ज़रूरी होता है? ये पौधों के विकास के लिए ज़रूरी होता है, पौधों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, यह पौधों के विकास का माध्यम है। ठीक है, आप कहीं भी पेड़ पौधे लगाते हो तो किस में लगाते हो? मिट्टी में लगाते हो। ठीक है, जो कि पृथ्वी पर ना विभिन्न प्रकार के जीवों के पोषण करती है। तो मृदा जो है ना एक जीवंत तंत्र है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर का पोर्शन है ऊपरी संस्तर मृदा। देखिए, ये एज यूजुअल बात है कि जिस मिट्टी पर प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, जल प्रपात और वायु सूर्य की किरण जो है उसमें डायरेक्ट पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है? सबसे ऊपरी परत पे ही पड़ती है, ऊपरी संस्तर मृदा पे ही। तो ऐसा रूप धारण कर लेती है ना कि उसके नीचे के विभिन्न रंग की जो है गुणवत्ता मिट्टियों के संस्तर होते हैं। अब देखिए, जैसे विभिन्न रंग के हैं, ठीक है, रंग रूप के हैं, और इनकी ना भौतिक क्रियाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने जो है ना इनके 3 ही प्रधान स्तर माने हैं, लेकिन इसमें जो है एनसीईआरटी में आपको 4 स्तर दिखाई दे रहे हैं, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें एक है सबसे ऊपरी संस्तर, ठीक है, जिसमें ना जल द्वारा जो है इसमें कई कार्बनिक पदार्थ सॉल्यूशन के रूप में मिले होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना क्या करते हैं, ये जो है नीचे के संस्तर में जमा हो जाते हैं, यहाँ जो है ये जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे संस्तर में देख लीजिए, ये उपमृदा है, मतलब कि ऊपरी परत के नीचे का दूसरा संस्तर हो गया ये। ठीक है, तो ये जो है अब चट्टानें होती हैं, इसमें बालू होते हैं, गाद होते हैं, ठीक है, या फिर जो है मृत्तिका होती है, तो जिसमें ना ऊपर की मिट्टी बनती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ होती है। फिर आता है तीसरा
अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने। तो ये जो है जब आप मिट्टी को जो है निकालते जाएंगे, ऊपरी परत निकालते जाएंगे ना, तो आपको तीसरी परत में जो है चट्टाने प्रदान होती है, यानी कि इसे जो है अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये होता है ना कि ये जो नाम है ये सार्थक है, संस्तर, यानी कि एक संस्तर, जैसे परत दर परत प्याज नहीं निकलती है वैसे ही मिट्टी के भी स्तर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब देखिए ये जो संस्तर है यानी कि जो है लेवल है, ये जिस क्षेत्र में जो है अध्ययन किए जाते हैं इसको कहते हैं मृदा विज्ञान। तो इस विज्ञान से मिट्टी के वर्गीकरण में ना अधिक सहायता मिलती है। तो ये ना एक आधुनिक विज्ञान है, यानी कि अब ये जो देखिए ये तो सिद्ध हो गया है कि मिट्टी की ऊपरी सतह के जो है भौतिक और रासायनिक गुणों के जो है जान लेने से कृषि को लाभ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है ना कि पौधों की जो बढ़ती को जो है जानने के लिए, कृषकों को सलाह देने के लिए ना ये आवश्यक है कि मिट्टी के विभिन्न संस्तरों के जो है भौतिक और रासायनिक गुण, इसके परस्पर संबंध का ज्ञान लिया जाए कि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होगा। और अगर इसका ज्ञान कृषकों को हो जाता है, किसानों को हो जाता है, तो वो जो है उसी प्रकार की मिट्टी में जो सूटेबल होती है कृषि के लिए वही कृषि करते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में ना विभिन्न प्रकार के कण रहते हैं। ठीक है, आगे हम इसका स्टडी करेंगे और बेसिकली हमको इस चैप्टर में मृदा के वर्गीकरण के बारे में देखना है। ठीक है, और ये देख पा रहे होंगे सबसे निचली जो है परत है, ये जो है अपक्षय रहित आधारी चट्टाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्या होता है ना कि जो है कुछ सेंटीमीटर अगर गहरी मृदा बनती है ना, तो आप ये सोचते होंगे कि ऐसे ही नहीं बन जाता, इसे बनने में ना लाखों वर्ष लग जाते हैं, ये बताने का प्रयास हो रहा है। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच यानी कि उच्चावच, ठीक है, जनक शैल और संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय जो है मुख्य कारक है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि मृदा जो है बनने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उच्चावच यानी कि ऊंचाई के आधार होना चाहिए। ठीक है, जनक शैल के कौन सी शैल जो है टूट टूट के किस प्रकार मिट्टी बनी। ठीक है, संस्तर शैल और जो है जलवायु वहाँ की वनस्पति और जैव पदार्थ। ठीक है, तो प्रकृति के ना अनेक तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन की क्रियाएं, ठीक है, ये जो है ना मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। तो मृदा होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए मृदा जो होती है ना वो जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती हैं। तो देखिए जैव तो आप समझ ही गए, अजैव के मतलब क्या कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो, जैसे कि देखिए चट्टानों से, तो इसे शैलें टूट टूट कर जो है मिट्टी का रूप बनाती हैं। ठीक है, और धातुएं। ठीक है, तो मृदा बनने की प्रक्रिया को ना निर्धारित करने वाले तत्वों जो है उनके रंग, उनकी गहराई, उनका गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर ना भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। ठीक है, अभी हम इन्हीं प्रकारों को डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में। देखिए मृदाएं जो होती है ना, अगर आप जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पहुंच जाइए तो आपको जो है पर्वतीय मिट्टी मिलेंगी। ठीक है, और अगर आप उसके थोड़ा नीचे आ जाइए तो आपको जलोढ़ मृदाएं मिलेंगी। ठीक है, और अगर आप इधर जो है राजस्थान के जो है कॉर्नर में चले जाइए तो आपको लाल मिट्टियां मिलेंगी। अभी हम मैप के थ्रू भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है ना कि उच्चावच भूमि की आकृतियों के अनुसार या फिर कह लीजिए जलवायु और जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो इस कारण ना अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो आइए पहले मैप में देख लेते हैं, फिर हम मृदाओं के प्रकार के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये देखिए यहाँ आपको भारत का मैप जो है पूरा जो है नहीं दिख पाएगा, फिगर छोटा हो जाएगा। हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जितना भी ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य है और जो है उत्तराखंड भी सटा हुआ है इससे। ठीक है, इधर साइड। तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाएगी? यहाँ पे पाई जाएगी पर्वतीय मृदा। कौन? पर्वतीय मृदा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसके नीचे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली का पोर्शन भी आ जाता है, पंजाब, हरियाणा, ये सब। तो यहाँ पे जानते हैं कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आता है ये देखिए पूर्वी इधर भी जो है जलोढ़ मृदा के जो पोर्शन है सिक्किम वगैरह साइड। ठीक है, अब ये पूर्वोत्तर राज्यों में और इधर देखिए छत्तीसगढ़ के एरिया में, कुछ मध्य प्रदेश का भी एरिया पोर्शन हिट हुआ है, कुछ जो है उत्तर प्रदेश का एरिया भी हिट हुआ है। तो यहाँ जो पाई जाती है ना, यहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, अब इधर के पोर्शन देखिए,
मध्य प्रदेश का आधा पोर्शन हिट हुआ है, कुछ पोर्शन जो है गुजरात के भी, कुछ महाराष्ट्र के भी, ठीक है, और इधर जो है कुछ आंध्र प्रदेश के भी। तो ये जो मिट्टी है ना, देखिए ये है मिट्टी काली मिट्टी। अगर आपको ये मैप के थ्रू अगर आप समझ लेंगे ना, तो आप जो है अब इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर लगा लेंगे कि जलोढ़ मृदा जो है किस क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है, लाल मिट्टी किस जो है क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है, ठीक है, आप इसका आंसर कर लोगे। देखिए इस प्रकार जो है साउथ पोर्शन में जो है ये लाल मिट्टियाँ और पीली मिट्टियाँ जो है ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप पहुँच जाइए यहाँ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो है शुष्क मृदा पाई जाती है, क्योंकि रेतीला इलाका है तो यहाँ पे जो है शुष्क मृदा पाई जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आइए हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। सबसे पहले तो ये मृदा जो है विस्तृत रूप से फैली हुई है, अभी हमने मैप के माध्यम से देखा है। और अगर हम बात करें कि देखिए राजस्थान के उत्तरी भाग में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, आप मैप देखते जाना, ठीक है, आपके पास बुक होगी तो आप सामने रखिए, ठीक है। तो जो है असम के आधे भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो ये जो है देश की बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है। वास्तव में ना संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है ना वो जलोढ़ मृदा से बना है। हमने अभी मैप में देखा है, ठीक है, कि जलोढ़ मृदा का जो पोर्शन है, आप ये समझ लीजिए कि गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, असम में भी है, ठीक है, पंजाब में भी है, ठीक। तो ये जो मृदाएं हैं ना, ये जो मिट्टी है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, ध्यान रखेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कैसे? चूंकि जो वेस्ट बंगाल और असम में भी पाई जाती है तो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है इसलिए गंगा नदी, और सिंधु नदी जैसे देखिए कहाँ जो है हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए इधर आती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये 3 नदी तंत्रों से इसका जो है लाई गई निक्षेपों से बना होता है। तो एक सकरे गलियारे द्वारा ना ये मृदाएं जो हैं राजस्थान गुजरात तक फैली हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए मैं मैप के थ्रू ही आपको बताती हूँ, समझाऊंगी तो ज़्यादा सही समझ में आएगा आपको, है ना। देखिए ये जो लाइट ग्रीन का पोर्शन है, अब देखिए यहाँ गुजरात से होते होते, राजस्थान से होते, इधर से देखिए ये जो होते होते उत्तर प्रदेश वगैरह होते हुए वेस्ट बंगाल में भी फैला हुआ है ये मिट्टी, असम में होते होते, ठीक है। तो ये जो है ना ये संपूर्ण उत्तरी मैदान को हिट करती है ये मृदा, ठीक है। और 3 नदी तंत्र, इधर से जो है सिंधु होती है, इधर गंगा का पोर्शन होता है, ठीक है, इधर गंगा का पोर्शन होता है, और इधर जो है ब्रह्मपुत्र का पोर्शन। तो ये 3 नदियों द्वारा जो है निक्षेप लाए जाते हैं। तो 3 नदियों द्वारा निक्षेप से बहते हुए जो है एक सकरे गलियारे, ध्यान लगा के देखिएगा, सकरे गलियारे से होते हुए जो है राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है? जो है पानी से घिरा होता है, ठीक है। तटीय मैदान से विशेषकर समझ लीजिए कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ग्रीनी पोर्शन है। अब देखिए इधर भी जो मैंने कृष्णा कावेरी बताया ना, नहीं सॉरी कृष्णा गोदावरी, तो ये देखिए देख पा रहे होंगे कि कॉर्नर का पूरा इलाका जो है वो जलोढ़ मृदा का बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में ना देखिए बेसिकली हम अगर इसका फिगर देखने का प्रयास करें तो ये जो जलोढ़ मृदा है ना इसमें जो है रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ना नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के काड़ों का आकार जो होता है ना वो बढ़ता जाता है। तो नदी घाटी के ना ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप जो है मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। तो ऐसी मृदाएं जो होती है ना वो पर्वतों के तलहटी पर बनी होती है, यानी कि तलहटी मतलब किसी भी वस्तुओं के जो है, तलहटी का मतलब समझ जाइए किसी भी वस्तु के भीतरी निचली सतह, ठीक है, या फिर जो है समझ लीजिए कि जलाशय के नीचे की भूमि या फिर पहाड़ के नीचे की भूमि, ठीक है। तो इन पे जो है बने मैदानों जैसे कि द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये चो क्षेत्र क्या होता है? तो चो का सीधा सीधा मतलब ये है ना कि नदियों के जल से है, यानी कि जैसे ये नदियाँ जो होती है ना वो मैदान के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं, ठीक है। इनमें जो प्रवाहित होने वाले जल होते हैं ना इनको ही कहा जाता है चो क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है तराई क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। तराई क्षेत्र जो होते हैं ना ये जो है ये समझ लीजिए कि ये ना होते हैं जो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो तराई का जो समतल भूमि होता है ये गंगा और यमुना से लाए गए
मैदानी जो है मिट्टियाँ जो होती हैं वो भूमि क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में स्थित होती हैं। तो तराई का बेसिकली अर्थ ये होता है समतल भूमि का होना, यानी कि जो है पिछले 1 दशक से जो है कई बार जो है उसमें मिट्टियाँ जो होती है उसमें नमी बनी रहती है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये जो है बताने का प्रयास कर रही हूँ कि ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ये मुख्यतः जो होती है 2 उपवर्गों में विभाजित होती है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो वो होती है नवीन जलोढ़, या फिर इसे खादर कहते हैं। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में खादर, बांगर और भाबर इनके बारे में पूछा जाता है, तो इसका आप मतलब अच्छे से समझ लीजिए, नवीन जलोढ़ या फिर इसे कहते हैं खादर। ठीक है, खादर के बारे में आप जान लीजिए कि ये जो मिट्टी का विस्तार है ना, ये जो है बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ? जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो होती है बाढ़ आता है और उसके मैदानी क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए हर वर्ष बाढ़ के दौरान ना मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है, यानी कि नई नई परतों का जमाव होता है, और इस मिट्टी का जो जल धारण क्षमता होती है, यानी कि जल एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, वो अधिक होती है, और इसलिए ना यहाँ की मिट्टी हमेशा जो है उर्वर बनी होती है, यानी कि उपजाऊ बनी होती है। ठीक है, अगर मैं पहली प्रकार की बात हो गई, दूसरे प्रकार की बात करूँ अगर मैं, तो इसे कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर, यानी कि प्राचीन जलोढ़ होती है। अब देखिए ये जो बांगर मिट्टी होती है ना, ये इसकी स्थिति जो होती है बाढ़ की पहुंच से दूर होती है। बाढ़ के क्षेत्र में तो खादर पाई जाती है, और बाढ़ की पहुंच से दूर जो होती है, कुछ ऊंचाई में होती है, यहाँ पे पाई जाती है बांगर। अब देखिए ये जो मिट्टी होती है ना, देखिए कलर का भी डिफरेंस होता है। इस मिट्टी का रंग जो होता है ना, बांगर के क्षेत्र में जो पाई जाती हैं, इस मिट्टी का रंग गहरा होता है, यानी कि पीला, यानी कि पेल रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, तो इसमें ना चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। तो ये जो बांगर मिट्टी होती है ना, बांगर मिट्टियों पर लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव होता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो मिट्टी होती है ना, थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू खादर कम उर्वरक होती है, तो इसमें ना नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती रहती है। तीसरी की बात करूं मैं, भाबर। किसकी? भावर जो है ना, ये जो है शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्रों में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, तो जिनकी मिट्टी जो होती है स्थूल और गुटिका युक्त होती है, और इसे कहते हैं भावर। तो भावर जो होता है ना, वो दक्षिणी दलदली, ध्यान रखेंगे, दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी जो होती है ना, इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में कमी होती है इनकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ के जो है ऊंचाई भागों में जो है जलोढ़ मृदा को राढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? राढ़ कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए कणों के आकार जो है ना, कणों के आकार कह लीजिए या फिर घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी होती है। अभी मैंने आपको बताया ना, खादर, बांगर और भाबर, तो यही बात यहाँ भी दी है। देखिए आयु के आधार पर जो है जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है। जैसे मैंने बताया कि प्राचीन जलोढ़ होती है बांगर और नई जलोढ़ होती है खादर। ठीक है, बांगर मृदा में क्या होता है, कंकर ग्रंथियों की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, और खादर मृदा में जो है बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, और हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो होती है ना, बहुत उपजाऊ होती है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश का पोर्शन हिट हो रहा है। ठीक है, और जो है गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, पंजाब, यहाँ सारे क्षेत्र पाए जाते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। तो जाहिर सी बात है, एज यूजुअल है कि यहाँ पे जो है मिट्टी ये जो है उपजाऊ होती है। तो अधिकतर जलोढ़ मृदाएं जो होती है ना, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और जो है दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर और क्रिएट हो गया कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलों के लिए सूटेबिलिटी होती है, तो गन्ने, चावल, गेहूं, अनाज और जो है दलहनी फसलों के लिए। ठीक है, तो अधिक उपजाऊपन के कारण ना जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि गहन कृषि और विरल कृषि के बारे में भी यहीं पे आप समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे गहन कृषि के बारे में। गहन कृषि का मतलब सीधा सीधा ये है, जमीन तो कम है लेकिन अधिक पूंजी, अधिक परिश्रम, उर्वरक, कीटनाशक डालकर यहाँ पे अधिक उत्पादन किया जाता है। विरल कृषि क्या होती है, जमीन तो बहुत है, मतलब बहुत अधिक क्षेत्रफल में जो है कम उत्पादन क्षमता होना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ये और आगे देखिए, सूखे क्षेत्रों में ना
क्या होता है कि मृदाएं जो होती हैं अधिक क्षारीय होती हैं, ठीक है, अधिक क्षारीय होती हैं। तो इन मृदाओं का ना सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार जो है वो बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए ज़्यादा क्षारीय है तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा एसिडिक जो है एसिड वगैरह जो है, जैसे ऐसे केमिकल्स वगैरह कीटनाशक वगैरह मिला दिए जाते हैं तो उनकी क्षारीयता जो है वो घटा दी जाती है। तो इसी उपचार के द्वारा जो है मृदाओं को पैदावार बढ़ाई जा सकती है मृदाओं की। थोड़ा सा मैं अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जलोढ़ मृदा के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, भारत में ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा अगर है ना जो कोई, तो वो है कौन, जलोढ़ मृदा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग भी जो है किसका, जलोढ़ मृदा का है, ठीक है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें जो है ना, ये जलोढ़ मृदा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और क्या है, तो जो है मिट्टी में जो है वर्ग जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वो है किसका, जलोढ़ मृदा का। तो और जो है किस किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको पता ही चल गया है, ठीक है। और जो है खादर, बांगर और भावर क्षेत्र क्या कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता चल गया है। एक बार और सुन लीजिए, खादर क्या होता है, जो बाढ़ क्षेत्र में पाया जाता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, वहाँ बाढ़ आता है तो इस मिट्टी की जो है जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो यहाँ पे जो है सदैव ये मिट्टी उर्वरक बनी होती है, ठीक है। बांगर क्या होता है, ये बांगर जो होती है बाढ़ के पहुंच से दूर और ऊंचाई पे होती है, इनका रंग गहरा होता है, इसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड पाए जाते हैं। और भाबर क्या होता है, भाबर जो है ये शिवालिक गिरपतीय क्षेत्र में यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है ये होते हैं, ठीक है, जिनकी मिट्टी जो है स्थूल और गुटिका युक्त, मतलब कि इन कंपैरिजन टू खादर बांगर इनसे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। तो भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी जो है इनकी तराई क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन और जैविक जो है प्रचुर होते हैं और फास्फेट की जो है यहाँ पे कमी होती है, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं मैं विराम देती हूँ। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।